आज भारत की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-23 प्रेजेंट हो जाएगी और शाम तक हमें पता चल जाएगा कि पिछले सालों के हमारे क्या अचीवमेंट्स हैं। क्या इंडिया की आज की जो स्थिति है एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन की तरह, एक उत्पादन डेस्टिनेशन की तरह, और बहुत बड़े बड़े एमएनसीज को हम यहाँ इन्वाइट करने चाहते हैं, क्या वो विश्व में संभव होगा? नंबर एक। और नंबर दो, क्या जैसे हम बात कर रहे हैं स्किल इंडिया के अंतर्गत, क्या हम नए तरह के जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, नए तरह के स्किल मैन पावर क्रिएट कर पाएंगे, क्या अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे? ये सब चीज़ें आज डिस्कस होंगी। उत्साह बहुत है अर्थव्यवस्था में और उत्साह ही सबसे बड़ा ड्राइवर होता है। और आइए हम उत्साह को मेंटेन रखने की कोशिश करें, इसको बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये ही हमें भविष्य की तरफ ले जाएगा। आज की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो कि इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऐसे तथ्य हैं जो इंगित करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस दिशा में चल रही है, वो सब हमारे सामने आएंगे। पिछले दिनों चूंकि दुनिया भर में एक रिसेशन की क्लाइमेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन इस साल के ग्लोबल स्तर पर नीचे गिरने वाले हैं और उसका असर डेफिनेटली भारत के निर्यातों पर पड़ेगा। और निर्यात आज की तिथि में एक इकोनॉमिक ग्रोथ का की इंडिकेटर है, की ड्राइवर है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम देखें कि क्या होगा। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि क्या हमने पिछले साल के जो इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं 7% या उससे अधिक, क्या हम उसको उस तक पहुंच पाए हैं या नहीं। ओके, कैसे हम आगे पहुंचेंगे। और आगे एक और जो चीज़ होने वाली है और जिसके होने के बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि अगले महीने ही भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने वाला है। तो कहीं ना कहीं चूंकि जो है कुछ इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर और अन्य चीज़ों पर असर पड़ेगा, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक असर पड़ सकता है। दूसरा, हमें देखना है कि क्या सरकार पिछले साल का जो वित्तीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, उसके टारगेट को मीट कर पाई या नहीं कर पाई है। 90% चांसेस ये हैं कि सरकार उसको इसलिए मीट कर पाई है क्योंकि हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। और इस साल जो है थोड़ा सब्सिडी बिल्स भी लो रहा है। इन सबको देखते हुए और कोविड रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस में कटबैक हुआ है, बहुत सारी और गवर्नमेंट के सरकारी स्कीमों में कटबैक हुआ है। तो डेफिनेटली हम इस साल फिस्कल डेटा को डेफिनेटली मीट आउट कर पाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एक की जो डेट बर्डन है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ने ऋण लिया हुआ है, वो हमारा काफ़ी सारा कंपेरेबल रहा है दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ। और इस बढ़ते हुए डेट के कारण हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर फर्क पड़ा है। पिछले सालों में सरकारी एक्सपेंसेस बहुत हुए हैं कोविड रिलेटेड जो स्कीम्स थी। तो कुछ जो है डेट बर्डन स्पाइक हुआ है, बढ़ा है। देखना यह है कि कुल कितना है और किस तरह उसको मीट आउट कर पाएंगे। की इकोनॉमिक एरियाज जैसे हमारे कृषि है, हमारा इंडस्ट्री का क्षेत्र है, हमारा सर्विस का क्षेत्र है, उसमें हमने क्या प्रगति की है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स होंगे, नंबर्स होंगे। और जैसा हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके लोग निकल कर आए हैं कोविड के बाद, और अब टूरिज्म इंडस्ट्री और बहुत सारी सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है वो फिर से एक्टिव हुई है। हमारा रिटेल सेक्टर फिर से एक्टिव हुआ है। तो क्या हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं सर्विस सेक्टर में? जहाँ तक उद्योग का क्षेत्र है, जहाँ तक उद्योग की हम बात करना चाहते हैं, तो हमारे पीछे काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। हमारे पीछे वेदांता का एक ताइवानीज कंपनीज के साथ मिलकर गुजरात में जो प्लांट खोला जाना है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और साथ में कई सारे और प्लेयर्स, रिलायंस जैसे प्लेयर्स, HCL जैसे प्लेयर्स, टाटा जैसे प्लेयर्स भी
आना चाहते हैं सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, और एक बार सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज इंडिया की आगे आ गई तो डेफिनेटली हम एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इस पे एक पर्टिकुलर चीज़ पर निर्भर करता है। ग्लोबल सप्लाई चेन के स्लो होने से और भारत को एक ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन मानने के कारण डेफिनेटली आईफोन जैसी कुछ कंपनियों ने भारत में अपना उत्पादन बढ़ाया है। ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है और ये कहानी बार बार सुनाई जाएगी इस साल। भारत की जो सफलता की कहानियां हैं उनमें एक एक कहानी सुनाई जाएगी। लेकिन यहाँ एक सोचने योग्य बात यह है कि पिछले वर्ष जितना FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, उतना ही वियतनाम जैसे छोटे कंट्री में भी आया है। तो वियतनाम भी चाइना का और देशों का एक ऑल्टरनेटिव बन रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में। और कुछ देश उसको ज़्यादा डिपेंडेंट पार्टनर मानते हैं। क्या अपनी डिपेंडेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं? हाँ, अगर हम पॉलिटिकली कुछ ब्लॉक्स के साथ अपना अलाइनमेंट ज़्यादा दिखाएंगे तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ सकता है। लेकिन ये सब राजकीय स्तर पर सोचने की बातें हैं, इसमें कॉमन आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। आज वेस्टर्न वर्ल्ड अपने फ्रेंड्स की तरफ देख रहा है जहां वो इन्वेस्ट कर सके, जहां से वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर सके, इन देशों को वो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बना सके। और पिछले काफ़ी सारे डिस्कशंस में मैंने इस बात को बार बार कहा है कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का अगर पार्ट बनना है तो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स को और खोलना होगा, अपने टैक्स स्ट्रक्चर को रिवैम्प करना होगा, अपने SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको और फैसिलिटीज़ देनी होंगी, और साथ में अपने लीगल सिस्टम को और आसान बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ मॉनेटरी सिस्टम और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिस्टम पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा हो चुका है। हमारे कैपिटल मार्केट्स बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर काफ़ी डिजिटलाइज हो चुका है। मैं डिसिप्लिन हो चुका की बात नहीं कर रहा, मैं डिजिटलाइज होने की बात कर रहा हूँ। और विदेशों को या विदेशी इन्वेस्टर को के ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये मूलभूत रिक्वायरमेंट है। तो क्या हम आगे इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकेंगे और एक सफिशिएंट अट्रैक्टर्स बना सकेंगे कि वो देश हमारे देश में वो ये सारे जो प्लेयर्स हैं हमारे देश में निवेश करें। हमारे एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर पिछले साल हुए हैं डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से RBI को काफ़ी सारे डॉलर्स जो है स्पेंड करने पड़े, सेल करने पड़े प्लंजिंग रुपी को रोकने के लिए। और बीच में एक ऐसी स्थिति आई थी कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 642.45 बिलियन से घटकर करीब 100 बिलियन तक 100 बिलियन तक आ गए थे 2021 में। लेकिन फिर से वो रिकवरी स्टार्ट हुई है और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो फिर से करीब 600 बिलियन डॉलर्स 573 बिलियन डॉलर्स के आसपास आ चुका है। तो फॉरेन एक्सचेंज का जहाँ तक सवाल है, इस समय स्थिति बहुत क्रिटिकल नहीं है, लेकिन हमारा अगर डेट बढ़ता रहा, हमारा जो ऋण बढ़ता रहा, तो स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। तो इस ओर हमें सोचना पड़ेगा और हमें सरकारी एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आजकल बार बार हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं। तो कोई बुराई नहीं है, जहाँ सरकार का रोल नहीं है वहाँ सरकार का नहीं बल्कि निजी सेक्टर का होना चाहिए। और सरकार अपने बहुत सारी ऐसी गतिविधियों को अगर आज सेल करती है, अपने जो है क्या कहते हैं 25% एसेट्स को सेल करती है, तो कहा जा सकता है कि हम अपनी जो बाकी बची हुई गरीब जनता है, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनको ऊपर लाने का पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन उसके लिए पहली सिचुएशन ये है कि हमारा एक्सपेंडिचर प्रूडेंट हो, ऑनेस्ट हो। जो सरकार में जहाँ लीकेजेस हैं वो सारी लीकेजेस खत्म हो तब ये स्थिति आराम से आ सकती है। तो ये आशा है कि इस नए बजट में काफ़ी सारे प्रोविजंस रूरल सेक्टर के लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट की तरफ किए जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है और ग्लोबल
फिनोमेना है ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स के में हिंड्रेंस से, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में व्यवधान से ये सब चीज़ें हो रही हैं, और साथ में बढ़ते हुए जो ऑयल एनर्जी बजट्स हैं उनके कारण हो रहा है। भारत को अपनी एनर्जी पॉलिसीज को रिविजिट करना पड़ेगा, और साथ में अ, अभी जो है क्या कहते हैं हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, और खासकर रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, विद इन मैनेजेबल लिमिट्स माना जा रहा है। लेकिन एडिबल चीज़ों के, गेहूं इत्यादि के बढ़ते हुए रेट्स को देखते हुए सरकार को कहीं ना कहीं अपने जो फूड ग्रेन स्टॉक्स हैं उनको रिलीज करना होगा। अपना व्हीट का और स्टेपल फूड्स के मैनेजमेंट को बेटर बनाना पड़ेगा, तभी ये अर्थव्यवस्था दोबारा रेल पर आएगी, दोबारा नॉर्मल स्थिति पर आएगी। डेफिनेटली हम चाहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, जैसा मैं हमेशा बार बार कहता रहा हूँ कि इंडिया के कैपिटल आउटपुट रेशियोज बढ़ रहे हैं, और जब भी विकास होता है, जब भी हम नए नए सेक्टर्स की तरफ जाते हैं, तो हमेशा इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, और एक इंडिया को एक बहुत बड़ा खर्चा R&D के लिए चाहिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने की, R&D में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने की के लिए सफिशिएंट मेजर्स लेने पड़ेंगे, और धीरे धीरे हमें जो प्रेजेंट हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, और हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा अर्थव्यवस्था पर, और मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर जब साथ साथ काम करने लगे तो अगले 2-3 साल में ही हम एक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो सकते हैं, और उस कहानी को रिपीट कर सकते हैं जो काफ़ी वर्ष पहले चीन ने और उसके अलावा जो एशियन टाइगर्स ने रिपीट की थी। हम उस कहानी को रिलीव कर सकते हैं, और वहाँ से टेक ऑफ करने के बाद हमेशा उस पुश को सस्टेन भी कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में जॉब्स क्रिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर 20 साल से कम के लोग 50 से 55% हैं, 14 से कम की जनसंख्या करीब 35 से 40% है। आने वाले समय में ये सारे लोग वर्क फोर्स में प्रवेश करेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन में प्रवेश करेंगे, और इमेजिन कीजिए कि 20% लोग यानी करीब 28 करोड़ लोग अगले 3 या 4 साल में वर्किंग एज में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या हमारे यहाँ सही टाइप की स्किलिंग हो रही है? मैं बार बार इस बात को जोर देता हूँ कि जब तक हम एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम को रिवैम्प नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल रीडू नहीं करेंगे पुराने सिस्टम को, हमें उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों को अंडू करना पड़ेगा। खाली नई एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टीचर्स, ट्रेनर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। खाली एक बात को कह देने से काम नहीं चलता है। आज यूनिवर्सिटीज़ के पास, जैसा हम जानते हैं, खुद ही अच्छे प्रोफेसर्स, ट्रेनर्स नहीं हैं, ना लोअर एजुकेशन सिस्टम में हैं। तो क्या हम उन वैल्यूज़ को, उस तरह के स्किल को उन लोगों में डाल सकते हैं कि अल्टीमेटली इंडिया में एक स्किलिंग पुश आए, स्किल डेवलपमेंट आए। स्किल डेवलपमेंट जॉब क्रिएशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ओके, तो डेफिनेटली इस सर्वे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट देगी जो कि नए बजट के लिए एक गाइडलाइंस होगी। और तीसरी चीज़ क्या है कि हम इस लेबर फोर्स में अपनी फीमेल पॉपुलेशन, जो कि अब ज़्यादा स्किल तेज़ी से हो रही है और उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो क्या हम उसको इसका पार्ट बना सकते हैं? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत एसेंशियल एरिया है। तो चलिए हम नए बजट की तरफ देखें, और देखें क्या क्या नए पुशेस आते हैं, क्या क्या नए पुल्स आते हैं, क्या क्या नई संभावनाएं आते हैं। एक चीज़ को समझ लीजिए कि बजट सिर्फ इंटेंशंस का इंडिकेटर होता है। हमारे यहाँ बजट में कभी भी ये नहीं दिया जाता कि हम इन गोल्स को किस तरह अकम्प्लिश करेंगे। हाउ इज नेवर 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 गिवन।
वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो क्यों ना हम बजट को एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में पेश करें फ्यूचर में। अगर एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट विद डिफरेंट स्टेप्स अगर हम इस काम को कर सके तो हमारे बजट एक कॉर्पोरेट बजट्स के स्टाइल में आ सकते हैं एंड वी कैन अचीव मच मोर देन व्हाट वी रिक्वायर। थैंक यू वेरी मच। आई एम फिनिशिंग हियर। आई एम वेटिंग फॉर टुमारो फॉर द गवर्नमेंट टू अनलीश द बजट। मैं कल का इंतजार कर रहा हूँ कि सरकार नए बजट के साथ आए और उसके बाद उससे जो संभावनाएं पैदा होंगी उसके बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट बजट, हैव अ ग्रेट न्यू ईयर। Let India become one of the big powers in the world. Let India achieve what we can achieve and what is achievable. Thank you so much.